ये चर्चा अ, आज चौथी बार होने जा रही है। इसके पहले 3 बार और लोग इकट्ठे हो चुके हैं इस मुद्दे पर। मुद्दा ये था कि शुरू में हुआ था कि मतलब विषय आया था पंच परमेश्वर को लेकर के कि ये जो पंचायतें थी, हमारी जो सांस्कृतिक पंचायतें थी, जो परंपरा की पंचायतें थी, जैसे आपके यहाँ खाप पंचायतें होती थी, तो इन पंचायतों के पीछे एक विशेष तरह की दृष्टि थी, हमारी संस्कृति और परंपरा के साथ थी। और उसका एक नैतिक और चारित्रिक बोध भी उसमें होता था। उसका एक नैतिक बोध भी था उन पंचायतों का। सिर्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम ही नहीं और कुछ सुविधाएं ही नहीं, बल्कि उससे 2 कदम आगे बढ़ करके एक तरह से जीवन के मूल्यों को लेकर भी पंचायतें काम करती थी। ठीक है, वो बाद में कुछ परंपराएं रूढ़ियों में बदली और उससे समाज में कुछ दिक्कतें आई, वो एक अलग चीज है। लेकिन सामान्यतः पंचायतें उस अर्थ में उपयोग होती थी। तो पंचायतों का जो सांस्कृतिक पक्ष था, उस पर चर्चा हुई और उसमें उसके जो चारित्रिक और नैतिक मूल्य थे, उन पर पिछले दिनों चर्चा हुई थी। उसी के साथ ये हुआ कि सबसे बड़ा नैतिक मूल्य तो यही था, जो आपस के रिश्ते थे उनको ईमानदारी के साथ जिया जाता था। और जब उन्हीं रिश्तों पर कोई दिक्कतें आती थी, तो उसके लिए लोग आपस में बैठते थे और एक रास्ता निकालते थे। कुछ निर्णय देते थे और कुछ समझौते होते थे, कुछ समाधान निकलते थे, और ये पंचायतों का यही मुख्य काम था। क्या ये हुआ है कि ये जो रिलेशनशिप थी गाँव की, और जो व्यवहार में एक सामुदायिक जीवन होता था, परस्पर अ, एक दूसरे के सहयोग के साथ गाँव का जीवन चलता था, और उस सामुदायिकता के आधार पर ही पूरा के पूरे गांव समाज की एक विशिष्ट संस्कृति थी, जो भाईचारे की संस्कृति थी, मिल बांट कर खाने की संस्कृति थी, परस्पर सहयोग की संस्कृति थी। वो धीरे धीरे काफी क्षीण हुई है। उसके उसमें काफी बिखराव आया है धीरे धीरे। ये हुआ था, बिखराव तो आया है, लेकिन वो पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुई है, वो अभी जिंदा है। तो वो जो सामुदायिक चेतना है हमारी, वो जो है, क्या उसके विकास का, उसके संरक्षण का कोई तरीका हो सकता है क्या? इसके पहले भी पिछले साल इस पर एक चर्चा हुई थी, इसी अक्टूबर महीने में हुई थी, सामुदायिकता को लेकर के। और हरियाणा ने उस पे मेजर रोल प्ले किया था, राज्य ज्वार हुई थी। अब की बार ये हो रहा है कि जो विद्यापीठ बनेगा, पंच परमेश्वर विद्यापीठ, अर्थात पंच परमेश्वर का मतलब एक विवेकवान नेतृत्व, और पंचायतों के लिए एक विवेकवान नेतृत्व की जरूरत है सभी स्तरों पर। उनका, और ये विवेक जाता है, मतलब शिक्षण और प्रशिक्षण उसमें बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक विद्यापीठ की बात तय किया है। राष्ट्रीय कार्य समिति में जब पिछले दिनों बैठी थी, तो उसने एक निर्णय लिया था। तो ये था कि उसके जो पाठ्यक्रम बनेंगे, वो पाठ्यक्रम किस दिशा में जाएंगे। क्या वो साधारण जैसे दूसरे पाठ्यक्रम पंचायत की ट्रेनिंग के चल रहे हैं कि पंचायत का कानूनी पक्ष क्या है, अधिनियम में क्या क्या प्रावधान है, क्या उनको राइट है, क्या उसको अथॉरिटी है, पावर है, और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या इसकी यही होगा, डेवलपमेंट के प्रोग्राम क्या क्या है, कैसे पंचायतें उसको लागू करेंगी, या इससे अलग हट करके जो पंचायत का सांस्कृतिक पक्ष है, जो जीवन का पक्ष है, जो गांव समाज और उसकी सामुदायिकता का पक्ष है, वो भी पंचायत के प्रशिक्षण का बेस बनेगा, उसको भी शामिल किया जाएगा। तो ये हुआ कि नहीं, वास्तव में ये देखना है कि 3 चीजों की आवश्यकता है इस समय गांव समाज को। पहला तो यह है कि गांव समाज के पुनर्जागरण की आवश्यकता है, उसको पुनर्जागृत किया जाना चाहिए गांव समाज को। और ये पुनर्जागरण एक तरह से उसके सामुदायिक भावना के विकास का ही जागरण है। दूसरा ये है कि गांव की जो व्यवस्था है,
जो कभी पंचायतों के द्वारा संचालित होती थी, आज की तारीख में भारत के कानून द्वारा संचालित हो रही है, लेकिन उसी कानून के तहत पंचायत की व्यवस्था आई है उसी कानून के अंतर्गत। क्या यही पर्याप्त है या कुछ और है? क्योंकि सबने माना है कि सिर्फ गांव ही नहीं, पूरे भारत की राज्य व्यवस्था की एक पुनर्रचना की आवश्यकता है। भारत की राज्य व्यवस्था जो अंग्रेजों के ज़माने की राज्य व्यवस्था थी, जो शासक द्वारा शोषित के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, उसकी जगह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता थी। लेकिन वो अंग्रेजों के जाने के बाद भी उस तरह की व्यवस्था देश में नहीं बन पाई। तो जयप्रकाश नारायण ने, गांधी ने, सभी ने भारत की राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना की आवश्यकता महसूस की थी। तो उसी अर्थ में, उसी क्रम में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये उसी पुनर्रचना का प्रयास है। अर्थात भारत गांव समाज की व्यवस्था की पुनर्रचना, उसे इस अर्थ में कह सकते हैं। तो दूसरा ये है कि ये पंचायतों के माध्यम से भारत की गांव व्यवस्था की पुनर्रचना का प्रयास कैसे हो सकता है, और ये 73वां संविधान संशोधन इस दिशा में एक पहल है, अगर उसको ठीक से लागू किया जा सके। तो दूसरा विषय हो गया कि उस अर्थ में पंचायतों को समझने और समझाने की आवश्यकता है। और फिर तीसरा पक्ष था कि जब गांव समाज का पुनर्जागरण हो जाएगा, तभी उस पुनर्जागरण के बाद ही गांव की व्यवस्था की पुनर्रचना की संभावना बनती है, अन्यथा नहीं बनती है। फिर तो गांव समाज अगर सामुदायिक चरित्र नहीं बनेगा, हर व्यक्ति अलग अलग बटा रहेगा, गांव टुकड़ों में बटा रहेगा, तो कानून का ही शासन चलेगा। जैसे ऊपर की सरकारें जैसे चलाएंगी वैसे गांव चलेगा। फिर गांव की अपनी कोई व्यवस्था नहीं बन सकती। तो गांव की जो पुनर्रचना बनेगी, जो फिर से लोकतांत्रिक और स्वराज्य के रूप में, जिसको गांधी ने ग्राम स्वराज्य कहा था, उस पुनर्रचना के लिए हम पंचायतों को किस नजरिए से देखते हैं, ये लोगों को समझाने की आवश्यकता है। और तीसरी बात थी कि जब ये दोनों चीजें हो जाए, दोनों चीजों के बाद ही संभव होगा कि गांव में एक बार फिर से आत्मनिर्भरता आ सकेगी, गांव स्वावलंबी हो जाएगा, और गांव गांव में स्वराज्य और स्वावलंबन ये उसी के बाद लागू हो सकेगा, और भारत का गांव एक स्वावलंबी आत्मनिर्भर गांव के रूप में खड़ा हो सकेगा। और इसीलिए जो विद्यापीठ का अभीष्ट है, एक सोच के स्तर पर, पाठ्यक्रम के स्तर पर, प्रशिक्षण के स्तर पर, शिक्षण के स्तर पर, वो यही होना चाहिए कि वो गांव समाज की पुनर्रचना, गांव समाज के पुनर्जागरण, गांव व्यवस्था की पुनर्रचना, और फिर गांव की आत्मनिर्भरता, इन तीनों चीजों को दृष्टि में रखते हुए, इस सीक्वेंस को दृष्टि में रखते हुए पंचायती राज के बारे में पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कराया जाना चाहिए। ये अब तक की जो 2-3 सत्रों में चर्चा हुई थी, वो चर्चा इस अर्थ में आगे गई है, और उसी में निकला है कि अब हम थोड़ा सा व्यवहारिक पक्ष पर भी बात करें। ये सैद्धांतिक पक्ष हो गया था, और अगर गांव समाज के पुनर्जागरण में सामुदायिकता ही मुख्य अभीष्ट है, कि पुनर्जागरण का मतलब है गांव में फिर से सामुदायिक भावना का विकास, मोटे तौर से। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो सबसे मोटा है, जिसमें सारी चीजें समाहित होती हैं। तो ये जो सामुदायिक भावना है, इस सामुदायिक भावना के विकास का हम तरीका और उपाय तय करें, उससे पहले ये देखना होगा कि आज की तारीख में भारत का गांव समाज में सामुदायिकता की वर्तमान वस्तु स्थिति क्या है। इसको बहुत गंभीरता से और विशेष करके वो लोग बताएं जो गांव में रहते हैं, जो चूंकि गांव बड़ी तेजी में बदल रहा है, और जितने तेजी में बदलाव हो रहा है, उसकी सामुदायिकता का स्वरूप भी उतनी तेजी में बन और बिगड़ रहा है। तो उन लोगों के साथ बातचीत की जानी चाहिए। तो ये था कि अलग अलग राज्यों से कुछ लोग इस पर अपने अनुभव शेयर करेंगे, और उस अनुभव के आधार पर ही आगे ये देखा जा सकेगा, इस चीज की को तय किया जा सकेगा कि इस पे फिर आगे कैसे इस चीज को आगे ले जाया जाए। तो मेरे ख्याल से ये जो विषय था, उसमें मैं देख रहा हूँ कि हरियाणा से, उड़ीसा से जैसे देख रहा हूँ, और यूपी और झारखंड, यहाँ
अभी इतने लोग तो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, बिहार से इतने सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम इस चर्चा को कम से कम अभी शुरू करते हैं, फिर और लोग जो शामिल होंगे उनके साथ जुड़ा जाएगा इसके साथ। तो सबसे पहले मैं इस चीज को हरियाणा से ही शुरू करना चाहूंगा और पूनिया जी से निवेदन करूंगा कि पूनिया जी अपने अनुभव के आधार पर हम लोगों को अपना अनुभव बताएं कि वास्तव में वो आज की तारीख में जिस सामुदायिकता की बात की जा रही है, सामुदायिकता अर्थात गांव का भाईचारा, परस्पर सहयोग, एक दूसरे को जो सहयोग किया जाता था, जो बहुत खुले और मन के मिल बांट कर खाने की जो संस्कृति थी, उस सब की, उस सामुदायिकता की वर्तमान स्थिति हरियाणा के गांवों में क्या है। क्योंकि वो जो वर्तमान स्थिति का पता चलेगा तब उसके कारण भी ढूंढे जा सकते हैं और फिर उसके उपाय और तरीके देखे जा सकते हैं। तो आदरणीय पूनिया जी। सर जी, जो आपने बताया कि जो मिल बैठकर खाने की जो प्रवृत्ति थी हरियाणा में, जी वो बड़ी समृद्ध परंपरा थी पहले। जी जी जी। मैं जब अपने अतीत में जाता हूँ तो देखता हूँ जब हम बचपन में थे तो हमारे घरों में जब कोई माँ बहन या कोई बेटी या बहू या बुआ आती थी या जाती थी जी तो वो अपने साथ, क्योंकि उन दिनों आर्थिक अभाव था, घर में बड़ा हुआ चाहे चूरमा हो, चाहे कसार हो, चाहे कोई फलाहार हो, लेकर जाते थे या लेकर आती थी। तो जो बहू आती थी, बुआ आती थी, तो वो जो चीज लेकर आती थी वो थोड़ा थोड़ा नजदीक के परिवारों में, घरों में, सब में बांटा जाता था। जी और जी वो सब बच्चे मिलकर खाते थे उसको। तो ये एक समाज में जुड़ाव की एक बहुत बड़ी बात थी कि एक घर में खुशी है तो उस खुशी को सामाजिक रूप से पड़ोस के सभी घरों में साझा करते थे। यदि मैं पंचायत के परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहूँ तो सामाजिकता इतनी ज्यादा थी कि हमारी, मैं दो तीन बातों को बताना चाहूंगा कि उन दिनों बिजली नहीं थी, कुएं से पानी लाव से, चरस से और ऊंट या बैल से खींच कर लाते थे और कोठे और खेड़ भरते थे। और वो पंचायती एक परंपरा थी कि दो घरों की बारी एक दिन आएगी, अलगले घरों की फिर 2 दिन बाद आएगी, फिर उनकी 2 दिन बाद आएगी। कोई नागा नहीं करता था उसमें, निश्चित रूप से समय के ऊपर पानी निकालते थे और पशुओं के लिए खेड़ कोठे भरे जाते थे। इसमें कोई कानूनी कोई पहलू नहीं था, कोई शासकीय आदेश नहीं था, समाज का अपना फैसला था। जब एक फसल होती थी और वो बाजरे की फसल होती थी, जब परमात्मा बरसात कर देता था तो बरसात करने के दूसरे दिन एक चौकीदार गांव में मुनादी करता था भी फसल की बिजाई शुरू हो गई है, कल या परसों से सभी लोग अपने पशुओं के को संभाल देंगे, क्योंकि पशु खुले में रहते थे, उनको पाड़ी लगेंगे, उनके गवाले लगेंगे और सभी निश्चित रूप से उन पशुओं के को शाम को बांधते थे, जन्म खुला नहीं छोड़ते थे, और खुला छोड़ते थे तो स्वयं जाते थे उनके पीछे और उनकी गवाले उनको ले जाते थे, खेतों में चरा के फिर वापिस लाते थे। तो ये एक हमारी व्यवस्था थी। गांव में, समाज में एक बात आज भी प्रचलित है कि जो पंचायत में गलत बात कहेगा वो लूजर रहेगा और कोर्ट में जो सच्ची बात कहेगा वो लूजर रहेगा। यानी समाज में झूठ बोलना, गलत मैसेज देना, गलत बात कहना एक अपवित्र माना जाता था। उसको कहने वाले को भी एक ओछे दर्जे का नागरिक माना जाता था और कोई गलत बात गांव में नहीं कहता था। और एक न्यायिक प्रणाली थी, वो बड़ी ईमानदारी से सामाजिक रूप से न्याय करते थे। तो ये ऐसी व्यवस्था थी उस समय जिसको हम सामाजिक भाईचारे में देखते थे। जब शादियां होती थी, विवाह शादियां होती थी, खासकर लड़की की शादियों में सारा समाज एकजुट होता था। और चाहे वो बारातियों के लिए चारपाई इकट्ठा करने की बात हो, चाहे उनके लिए भोजन व्यवस्था की बात हो, चाहे उनके लिए हुक्के पानी की व्यवस्था करने की बात हो, पूरा गांव समाज मिलकर करता था। और एक अंदर की बात बताऊं आपको
सर हमारे जी यहाँ, क्योंकि उन दिनों आर्थिक दिक्कतें बहुत ज्यादा थी, तो जब बारात आती थी तो भोजन करने के लिए गांव के परिवार के घर के लोग जब बारात भोजन कर चुकी होती थी उसके बाद भोजन करते थे। और उसके जी पीछे ये एक रहस्य था कि मान लो किसी वजह से भोजन कम पड़ गया तो घर वाले जी आदमी तो खबर कर देंगे, बारात और मेहमानों को पहले भोजन कराया जाएगा। ये हमारी जी एक समृद्ध और सुदृढ़ और भाईचारे की एक मिसाल है, जिसको हम समाज में अंदर जाके देखते हैं तो वो एक भाईचारे की बहुत बड़ी मिसाल है। यहाँ तक कहते थे कुछ लोग तो भी बेटी की, लड़की की शादी में हम भोजन नहीं करेंगे। ये एक परंपरा थी कि हम उसको आर्थिक रूप से बोझ नहीं बनना चाहते भाई के ऊपर, और भाई को हम्म, सहयोग मिल जाती। तो ये जी 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 हमारी परंपराएं बड़ी रिच थी, भाईचारा हम्म। बड़ा समृद्ध था, और पुरानी परंपराएं बड़ी अच्छी थी हमारी। बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं इसके बारे नहीं, में। पूनिया जी, आज की तारीख में अब क्या स्थिति है? आज की तारीख में तो जी समाज बहुत विकृत हो चुका है, बहुत टूट चुका है, और इस अर्थ जगत ने जो भागम भाग का समय आ गया है, इसमें भाईचारे के साथ बड़ा टूटन आ रही है। चाहे वो पंचायती व्यवस्था हो, चाहे समाज में पारिवारिक व्यवस्था हो, चाहे और दूसरे सामाजिक रिश्तों की बात हो, चाहे तीज त्योहार मनाने की बात हो, ये बहुत ज्यादा मतलब कम होते जा रहे हैं। ये रिश्तों का डिवोल्यूशन हो रहा है, रिश्तों में बड़ा खटास आ रहा है, बड़ी मतलब विकृत हो रहे हैं रिश्ते, और इससे आ, टूट रहा है। समाज को आज जोड़ने की जरूरत है, तो बहुत ज्यादा टूटता जा रहा है। तो अब यही था कि यही वो आज की इस बातचीत का, संवाद का मूल उद्देश्य यही है कि क्या जो बिखराव हो रहा है उसका कोई तरीका है, कोई उपाय है कि जिससे हम फिर से सामुदायिक भावना को जगा सकेंगे गांव में? आपकी नजरों में कुछ लगता है कि कुछ ऐसे कुछ तरीके ऐसे हो सकते हैं, कुछ उपाय ऐसा हो सकता है, पुनिया जी? देखो जी, इसमें सबसे बड़ा और सटीक तरीका संवाद का, संवादहीन हो गया समाज, और जी संवाद शुरू करना पड़ेगा। किसी को तो पहल करनी पड़ेगी, और जी इस पहल में मतलब जो आप जैसे जो अनुभवी और वरिष्ठ लोग हैं वो जी सहयोग दे रहे हैं, और उस तरह का एक मतलब एक प्रशिक्षण ये जो दिया जा रहा है, इसमें पंचायतें बहुत बढ़िया भागीदारी कर सकते हैं कि पंचायतों में संवाद शुरू हो जाए। वो जो चुनावी जी कटुता है, उस चुनावी कटुता को छोड़कर, जी इसलिए जी जो हमारा अब जो पंचायतों का टर्म खत्म हुआ है, जी ये पंचायतें जब जीत कर आई थी तो हमने, क्योंकि मैं HIRD से ट्रेनिंग देने का काम करता हूं, हमने जी कुछ जी पंचायतों में एक अनुभव किया था कि जो जी आउटगोइंग पंचायत है उसको जी इनकमिंग पंचायत ने उनको बुलाकर उन आउटगोइंग पंचायत वालों का सम्मान किया, और उनके हम्म। फोटो लगाई, और उन जी ग्रुप फोटो को पंचायत घर में लगाया कि ये इस समय की पंचायत थी, इसने ये काम किए थे। और जी चुनावी कटुता को भूलकर उन्होंने उनका सम्मान करके उस बात को बहुत कम कर दिया था। कई जी जी ऐसे सरपंच है जिन्होंने, जो डिफीटेड सरपंच था, उस सरपंच को जो पद से जो हार गया था उसको बुलाकर ये कहा भी चुनावी रंजिश स्कूल में खत्म हो चुकी है। अब समाज हम्म। के साथ गांव के विकास के लिए आपका जो अनुभव है, आपकी जो योजनाएं थी, आपने जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा था, हो सकता है मेरे मुद्दे अलग तरीके हों, आपके अलग, आप उनको जी बताइए और DPDP में उनको अंगीकार करें और हम उसको फलीभूत करें और लागू करें। तो आप इस तरह, तो ऐसे पहल करने वाले जो सरपंच हैं वो एक जी एग्जाम्पल सकते हैं, हम उनको दूसरी जगह मतलब रिप्लीकेशन उनका कर सकते हैं कि उस गांव में उस सरपंच ने चुनावी कटुता को कम करके, और इस तरह के अनुभव जो शेयर करेंगे या सक्सेस स्टोरी बताकर हम इस तरह की बातें समाज में दूसरे लोगों में फैलाव कर सकते हैं इस बात को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पूनिया जी। पूनिया जी ने कई नए पन्ने खोले हैं, और विशेष करके हरियाणा के संदर्भ में उन्होंने अपने अनुभव हम लोगों के सामने शेयर किया है। हमारे बीच में उड़ीसा से प्रद्युम्न मिश्रा जी हैं। प्रद्युम्न मिश्रा जी उड़ीसा में
गांव समाज के सामुदायिकता का क्या रूप बचा है और क्या वर्तमान स्थिति है उसकी, और क्या संभावनाएं बनती हैं? मिश्रा जी। हाँ सर, जी जी जी, आवाज आ रही मिश्रा जी? हाँ सर मेरा अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जी। जब पहले 85 के बाद एक ऐसा माहौल आया कि हमारे यहाँ 11 ग्राम पंचायत हैं। तो उसमें क्या हुआ कि इसमें 42 गांव हैं। 42 गांवों के लोगों को हमने इकट्ठा किया और इसमें हम एक कमेटी बनाया जिसमें मैं भी एक मेंबर था। 7 जनों की एक कमेटी बनाया था जी। तो उस कमेटी को लोगों ने ऐसा एक गठन करके उनको एक सांस्कृतिक जैसे कि कल्चरल एंटिटी दिया जी। जिससे क्या हुआ कि अगर कोई गांव में कोई समस्या आ गया, किसी भी तरह की समस्या, तो वो लोग हमको बुलाते थे और एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई पुलिस का हो या किसी गांव की किसी समस्या आ गया तो हम बैठ के गांव में बात करके उसको सुलझा लेते थे। और लगभग 8-9 साल में जब गांव में था तब 9 साल तक इसको ऐसा हमने चलाया था कि जैसे 42 गांव के लोग एक परिवार जैसे हम ऐसा लगता था। जी जी जी। फिर एक समय आया 97 के बाद जब नया ये जो 73rd अमेंडमेंट हुआ। जी जी। 73rd अमेंडमेंट होते होते मैंने तो गांव छोड़ के शहर चलाया। उसके बाद ये थोड़ा डिफंक्ट हो गया। और दूसरी चीज क्या हुआ कि 73rd अमेंडमेंट में पंचायत को जो फाइनेंशियल एक फ्रीडम दे दिया। इसके लिए क्या हुआ, पहले क्या होता था कि एक सरपंच को अगर चुनना है तो हम लोग क्या करते थे कि कौन है ऐसा आदमी जिसको हम सरपंच बनाना चाहेंगे, उसके पास जाते थे, बात करते थे, उसको रिक्वेस्ट करते थे और उसको सरपंच बनाते थे। लेकिन ये 73rd अमेंडमेंट के बाद जो फाइनेंशियल फ्रीडम आ गया, इसमें क्या हुआ कि और आपको ये जो चुनाव में इतना कॉन्टेस्ट हो गया लोगों को कि सभी पदों के लिए लोगों के मन में एक ऐसा आया कि मुझे कुछ मिल जाएगा या ऐसा मेरा जो सोच है कि लोग सोचते हैं कि अगर इस चुनाव में मैं आ जाता हूँ, सरपंच हो या वार्ड सभ्य हो या जो भी हो, तो मुझे कुछ मिल जाएगा। तो इसका जो इम्पैक्ट गांव में क्या हुआ कि पहले जो एक था कि लोगों के अंदर एक जो बंधन था, कल्चरल बॉन्डिंग जो था, वो कल्चरल बॉन्डिंग अभी देखने को नहीं मिलता। और इसको अगर हम आगे ले जाने के लिए अगर सोचेंगे तो गांव में एक जागरूकता का वो पैदा करना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों को ये बात समझना पड़ेगा। नहीं तो इसको, और ये करना भी बहुत कठिन चीज है। ऐसे हम बोल देते हैं लेकिन करना बहुत कठिन चीज है सर। बहुत अच्छा मिश्रा जी। चलिए अभी सोच और चर्चा में रहे तो आगे और भी जो विचार आता है वो प्रकाश राणा जी। प्रकाश राणा जी। जी सर जी। हाँ, झारखंड की क्या स्थिति है?
सर विषय है, आज का विषय है सामाजिकता का विषय है। और झारखंड इस परिदृश्य में शुरू से मजबूत रहा है। यहाँ की परंपराएं और यहाँ के लोग स्थानीय मुद्दों को लेकर छोटे छोटे टुकड़े में भी उनका समुदाय है और उनकी एक अपना ट्रेडिशनल है, अपना उनका एक कल्चर है। लेकिन उन सबके बीच जो है उसमें ये देखने को मिलता है कि उनमें भाईचारगी है, उसमें सौहार्द है, उनमें उनके प्रति जो आपसी सद्भाव है वो है। और वो कहीं ना कहीं अपने कल्चर के साथ प्राकृतिक रूप से, नेचुरल तरीके से जिसको कहें हम लोग, उस तरीके से वो हमेशा आज भी जीवन जीते हैं। और उनकी पद्धति आज भी उन्हीं मुद्दों को लेकर, चाहे वो राज्य सरकारें हों या ब्रिटिश सरकारें हों, उनके विरुद्ध संघर्ष करते रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पंचायतों के संदर्भ में या सामाजिकता के संदर्भ में झारखंड की जो परिस्थितियां हैं वो उनकी जड़ें जो हैं वो धरातल पे हैं और मजबूत तरीके से हैं। आज भी वो जिस तरीके से मैंने दिल्ली, बॉम्बे या महानगरों की बात करें, कल्चर बदला है, पश्चिमीकरण का समावेश हुआ है, अभी झारखंड में वो उतना नहीं आ पाया है। आज भी मौलिकता है, आज भी वास्तविकता है, लोगों में आज भी एक दूसरे के प्रति जो सहयोग करने की भावनाएं हैं। जैसा भी पूर्व चर्चा में बात आ रही थी, चाहे वो शादी ब्याह हो या वो जीवन मरण से जुड़े और भी गतिविधियां हो, वो सारे में आज भी भाग लेते हैं और आज भी एक दूसरे को सहयोग और कोऑपरेट करते हैं। कुछ बातें हैं थोड़ा सा, जैसे गांव का जो अभी परिदृश्य बदला है थोड़ा बहुत, वो इसका मूल कारण मुझे जो दिखाई देता है कि पारिवारिक रिश्ते और ग्राम समुदाय के जो राजनीतिकरण हुआ है गांव में, और चाहे वो जिस दलगत स्थिति हो, इस परिस्थितियां रही हो, या फिर बड़ा परिवार का टूटना एक कारण रहा हो, या जातिवाद की एक या धर्मवाद का जो कहीं ना कहीं छोटे मोटे मुद्दे उठते रहते हैं वो रहा हो, वो थोड़े बदले हुए परिदृश्य लगते हैं जो कि पहले नहीं था या कम था। तो उस परिदृश्य में ये देखा गया है कि जो सामाजिक मुद्दे थे वो गौण हो गए हैं और जो व्यक्तिवाद वाले मुद्दे हैं वो हावी हो गए हैं। तो एक तो व्यक्तिवाद, राष्ट्रवाद तो समझ में आता है, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद की भावना लोगों में कुट कुट के भरी हुई है, वो झारखंड के लोगों में भी है और देश के लोगों में भी है। लेकिन जो व्यक्तिवाद का पनपा है अभी, एक तो बड़े परिवार टूटे हैं और दूसरा है कि सामाजिकता का जो दायरा था, महत्व था, या जो संवैधानिक राइट्स कहें या नैतिक मूल्यों के आधारित जो नियंत्रण था, प्रशासनिक व्यवस्था था है, वो थोड़ा कमजोर दिखाई पड़ता है। फिर भी वो उसका कारण मुझे दिखाई दे रहा है कि राजनीतिकरण एक मुद्दे हैं और कहीं ना कहीं जो कानून का पक्ष जो आज है कि राज्य सरकारें होंगी और अदालतें होंगी और पुलिसिया व्यवस्था होगा, कहीं ना कहीं कोई मुद्दे होते हैं तो पहले गांव में वो निपट लिए जाते थे, अभी वो सीधा कोर्ट में चले जाते हैं, सीधा पुलिस के पास चली जाती है। तो वहां नैतिक गुण वाले या जो सामाजिक मूल्य वाले बातें होती है वो कहीं ना कहीं गौण हो जाता है या वो लंबे समय तक परेशानी झेलते रहता है। तो कुछ लोग पीछे हटे हैं। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं या जिसे हम कह लें कि जिनमें विद्वता है, जिनको लीड करना चाहिए समाज को लेकर और सामाजिक मुद्दों को लेकर, वो अभी नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कहें, लेकिन प्रॉपरली जितना अच्छे से होना चाहिए या जितना टाइम देना चाहिए, शायद कानूनी दांव-पेच ज्यादा बढ़ने के कारण से और थोड़ा, क्योंकि ये उग्र प्रवृत्ति, यहाँ उग्रवाद की गतिविधियां ज्यादा झारखंड में रही है, क्योंकि विकास की गति, विकास की किरणें जो है वो गांव तक आज भी नहीं पहुंच पाया है। शिक्षा की उतनी व्यवस्था कहें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बातें कहें तो आज भी झारखंड में वो थोड़ा परिदृश्य गौण है, कम है। तो इन सारे परिदृश्यों के जो संवैधानिक राइट्स हैं, संवैधानिक जो बातें हैं, उनको अभी नहीं समझ पाए हैं लोग। और इसी वजह से यहाँ जो लोग हैं कि कानून व्यवस्था पे या न्यायिक व्यवस्था पे या पुलिसिया व्यवस्था पे विश्वास उनका कम हो जाता है और फिर वो उग्र रूप से उग्रवादी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। तो इन सारे परिदृश्यों में गांव को बचाना होगा और कहीं ना कहीं लोक संस्कृति जो हम जिसको कहते हैं लोक नीति बनानी होगी
और लोक संस्कृति वैसे मजबूत है, उसमें लोक नीति बनानी होगी और वो पंचायती राज व्यवस्था को धीरे धीरे उसमें जोड़ना होगा। और ये इसके लिए जो हमारा पंच परमेश्वरी यदि विद्यापीठ की बात करें तो एक वो बड़ी भूमिका में उभर कर आ सकता है कि वो पूरे देश के लिए एक अच्छा संस्थान बन सकता है और नैतिक मूल्यों पर आधारित सामाजिकता का विकास में और सामाजिकता के भावना के विकास में यदि हम बात करेंगे तो उसमें सद्भावना आ जाएगा, भाईचारगी आ जाएगी, सह अस्तित्व आ जाएगा, सहयोग आ जाएगा। और इन सारे मुद्दों पे जब हम चर्चाएं करेंगे तो नई पीढ़ी भी उन भावनाओं से अवगत होंगे और इन तत्वों से वो जुड़ पाएंगे। तो एक तो हमारे पास जो युवा पीढ़ी है उनको दिशा मिल जाएगा और वो कहीं ना कहीं जब उनको एक सही दिशा मिलेगा तो वो भटके हुए राह से हटके अच्छे रास्ते में जाएंगे और मुझे लगता है कि वो सामाजिकता के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे पाएंगे। तो मेरे तरफ से आज के लिए मुझे लग रहा है कि इतना काफी है। बहुत बहुत अच्छा। महेश जी, हरियाणा से महेश कुमार जी, आप इसमें कुछ जोड़ेंगे कि सामुदायिकता की हरियाणा के जिन गांवों का आपका सीधे प्रत्यक्ष अनुभव है, बिल्कुल व्यवहारिक तरीके पर वहां आप क्या देख रहे हैं कि वो जो सामुदायिक चरित्र था, सामुदायिक चरित्र में 4-5 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती थी। एक तो वयम का भाव होता था, पूरा गांव अपने को एक समझता था, जो हम की बात होती थी, मैं की बात नहीं। जो अभी राणा जी कह रहे थे नहीं कि अब सामाजिक मुद्दे पीछे हो गए, व्यक्तिवादी मुद्दे अच्छे, अब वो अहम का भाव, मैं वयम का भाव कम हुआ है, वो अहम में परिणित हुआ है। दूसरा था कि एक जो बार बार भाईचारा कहा जा रहा है, प्रेम और सहयोग का भाव जो था और परस्परावलंबन का जो भाव था कि एक हर व्यक्ति, हर परिवार, हर व्यक्ति एक दूसरे पर अवलंबित होता था, अर्थात बिना दूसरे के सहयोग से उसका काम नहीं चल सकता था, परस्पर सहयोग से ही जीवन का काम चला करता था। आज की स्थिति में वो कितना रह गया है, कितना वो सारी चीजें हैं या कितना हो गया है, और फिर उसके साथ ये भी देखें कि क्या इन सारी चीजों के बदलाव के उपाय क्या हो सकते हैं। जैसे पूनिया जी ने कुछ उपाय बताया, प्रकाश जी ने, उसी तरह तो महेश जी। जी सर, नमस्कार सभी को। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हरियाणा के एक गांव से बिलोंग करता हूं और मेरी उम्र करीब 40 वर्ष की है, तो मैं आप जैसे साथियों जितना तो अनुभवी नहीं हूं, लेकिन जो वर्तमान में जो व्यवस्था है, जो मेरे आकलन के अनुसार है, वो मैं आपको सामने रखना चाहता हूं इस विषय के ऊपर कि जितनी भी मैं देखता हूं कि जो मानवीय चेंज होता है वो किसी न किसी नीड बेस से ड्राइव होता है, मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जो शायद मैं देख पा रहा हूँ कि जो पंचायतें भी बनी होंगी वो ये थी कि एक आदमी जब तक ग्रुप ऑफ पर्सन बन के नहीं रहता तब तक वो सिक्योर और सेफ महसूस नहीं होता है। तो वैसे ही गांव बने होंगे और एक न्याय व्यवस्था बनी होगी, बाद में इनका पंचायत नाम रख दिया, वो सब चीजें चलती चली गई। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशनल फोर्स ये था कि एक दूसरे के साथ के बगैर काम नहीं चलता था, कोई भी काम होता था परस्पर सहयोग से ही चलता था। और जब मैं छोटा था तब मैं देखता था कि ज्यादातर चीजें, डिसीजंस भी पंचायती न्याय पे निर्भर होते थे और पहुंच भी लोगों की वहां तक ही थी ज्यादातर, कि वो दूर दूर तक थाने थे, उस तरह से कनेक्ट भी नहीं थे, पुलिस से तो उल्टा लोग डरते थे। और जैसे जैसे पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव पड़ा है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है और जो व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताएं पूरी हुई हैं, तो उसके बाद जो परस्पर सहयोग वाली भावना, एक दूसरे की सपोर्ट में आना, जैसे फसल कटाई होती थी तो जब तक हम एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते थे तो फसल नहीं कट पाती थी अपनी। और शादी ब्याह में भी एक दूसरे से दूध मांग कर बर्फी बनाना, ये सब मिठाई बनाना, फिर वेटर नहीं होते थे तो एक दूसरे के मतलब वो सर्व करना, वो भी काम सबकी हेल्प से ही होता था। तो उस नीड से बंदे ड्राइव होते थे और उसी से फिर उस चीज की पालना भी होती थी और लोग सामंजस्य और समन्वय के साथ में चलते थे, चाहे वो बड़ा परिवार हो या कम्युनिटी कह लो, या फिर आज हम उसको सामुदायिकता के विषय के तौर पर देख रहे हैं। जब जो चैलेंज आया है वो आया है कि आज हम संसाधन से
वंचित नहीं है, जो भौतिक संसाधन है जो व्यक्ति के जीवन के जीने के लिए चाहिए, वो सब हमारे पास आ गए हैं। बल्कि उल्टा आज हम कंफर्ट जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारे पास मतलब लोग एक एक साथ पूरी कोठी खड़ी कर रहे हैं। पहले एक एक घर बनाना, एक मकान बनाना चैलेंज होता था, और आज हमारे ज्यादातर स्टेट्स में लोगों के पास अच्छे मकान हैं, लोगों के पास बिजली है, कारें हैं, व्हीकल्स है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर फोन, मोबाइल फोन। तो इससे क्या है कि वो आदमी इतना निर्भर हो गया है कि वो ज्यादा समुदाय की उसको जरूरत महसूस नहीं हो रही है, और वो पंचायत के सरपंच से कांटेक्ट से पहले सीधा 100 नंबर डायल करने लगा है। तो वहां चीजों का, और दूसरा पाश्चात्य संस्कृति का भी ड्राइव इन हो रहा है कि हम सोचते हैं वो देश हमारे से आगे हैं, तो उन देशों की भी हमारी जो चीजें वहां से जो लोग रिटर्न आते हैं, जो फैमिली आती है जिनसे हम कनेक्ट करते हैं, हम उनको अपना रोल मॉडल की तरह देखते हैं, और उनकी जैसे जीवन जीने की और उसकी जैसी बोलने की और उस जैसे हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये मनुष्य नेचर। अब ये तो मेरा एक आकलन रहा कि क्यों हमारी सामुदायिकता की जो चीजें हटी हैं पीछे, उसको ऊपर इम्पैक्ट किस चीज का पड़ा है। मुझे लगा कि ज्यादा चीजें ये होगी कि भौतिक संसाधन जो है वो पूरे हो चुके हैं, और एक दूसरे की नीड जी। नहीं है। नीड ही एक मोटिवेशनल फोर्स थी, जो नीड कहीं ना कहीं खत्म हुई है। अब मेरी तरफ से जो संभावनाएं हैं वो ये है, मैं सोचता हूँ उस तरीके से कि जब तक व्यक्ति में भूख नहीं होगी किसी चीज की कि ये चीज हमें करनी है, तब तक वो जुड़ाव को एक फोर्स की तरह नहीं देखेगा। तो हमें लगता है कि कुछ गांव रोल मॉडल की तरह बनने होंगे, और गांव के बीच में एक कंपटीशन सा हो, मतलब जैसे एक गांव दूसरे गांव से बहुत आगे निकले और वो उस गांव का नाम हो कि यार ये गांव देखो आज, मतलब ये 10 गांवों में एक कंपटीशन था सौंदर्यीकरण का, इसमें फलाना गांव जीता। लोग एक सेंस ऑफ प्राइड की भावना लेके आनी पड़ेगी अपने गांव के प्रति। अब आज हमारी जरूरत महसूस खत्म हो चुकी है, तो आज हम प्राइड की तरफ बढ़े कि मेरा गांव कैसे वो रोल मॉडल बने, मेरा गांव कैसा विकास की भूख जनरेट हो। जैसे पंचायत ऐसे ऐसे रोल मॉडल पेश करे कि वो गांव आसपास के गांव में प्राइड का विषय बन जाए, और फिर दूसरे लोगों को भी अपने गांव में वो कंपटीशन नजर आए कि हम भी ऐसे सारे जने मिलके, हमारे यहाँ से कोई टीम निकले, वो टीम जीते, या वो हम जो भी काम करें उसका नाम हो। तो वो बगैर आपस में सहयोग के होगा नहीं संभव। अगर अच्छी पंचायत नहीं होगी, अच्छे ढंग से चुनाव नहीं करेंगे, अच्छी ढंग से उसमें चिंतन मनन नहीं करेंगे, तो हम अपने जो गांव के संसाधन है या फिर मानव संसाधन भी कह लीजिए, बच्चे हैं, उनको वो रूप वो नहीं दे पाएंगे जो जिससे हम जीत पाए, यानी कि जिससे हमारे में प्राइड डेवलप हो। तो मुझे एक ये संभावना नजर आती है कि गांव में कुछ रोल मॉडल बने, कुछ ऐसी सरकारें बने जिससे एक गांव दूसरे गांव से होड़ के रूप में करे, और फिर वो सामुदायिकता की भावना वहां से जनरेट हो। बहुत अच्छा जी, महेश जी, बहुत जी मेरे विचार बहुत ऐसे ही कुछ थे। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने रखा, बहुत अच्छे ढंग से इसको रखा। ये यूपी से उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रतापगढ़, वहां से कुलदीप पाल जी हैं। कुलदीप पाल जी ग्राम पंचायत सदस्य भी हैं, और सदस्य होने से पहले ये सामाजिक काम बहुत करते रहे हैं। तो कुलदीप पाल जी का अनुभव बिल्कुल, इनका भी अनुभव एकदम जमीनी स्तर का है। वहाँ उसी रह रहे हैं और गांव में ही रहकर बहुत सारी गतिविधियों में शामिल हैं। तो कुलदीप पाल जी, आप कुछ अपने अनुभव बताएंगे कि आज आपके जिस गांव में आप रहते हैं, वहाँ जो सामुदायिक चेतना, सामुदायिक भाव है, सामुदायिक भाव का तो अभी सुन रहे हैं कि आपस में जो भाईचारे का था, मिलजुल करके काम करने की भावना, मिल बांट कर खाने, मतलब खाने की, जीवन जीने की इच्छा, जो तरीका था। दूसरी तरफ जो एक तरह से पूरा गांव, पूरा मोहल्ला या पूरी बस्ती अपने को एक समझती थी, और सब में जो कहते हैं वयम का भाव था कि हम एक है। तो ये जो सामुदायिकता और उससे जो जीवन की खुशहाली थी और जीवन जिस तरह चलता था, उसकी अब स्थिति क्या है सामुदायिकता की, एक चीज। दूसरे, क्या ये जो स्थिति है उसके कारण क्या है आपकी समझ में, और जो आपको समझ में आता है, आपके अपने अनुभव जो कहते हैं, और उन कारणों के लिए अब कौन सा निदान हो सकता है, कौन सा तरीका हो सकता है कि हम सामुदायिकता को फिर से विकसित कर सकते हैं क्या? ये है मोटे तौर से आज चर्चा का। तो कुलदीप जी अपनी बात रखें।
कुलदीप जी। हेलो जी कुलदीप। सर, सभी को प्रणाम। सर, आज का विषय जो है मैं कहना चाहूंगा कि ये पूरी तरह से एक मतलब एक मेन बिंदु है जो गांव को उठाने के लिए, सही सही स्मार्ट गांव बनाने के लिए जो किया जा रहा है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है आज। और सर, ये बात सही है कि जैसे जैसे हम लोग विकास करते चले गए, वैसे वैसे लोगों में जो एकजुटता की भावना थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। और इसकी वजह यह है कि जो सक्षम लोग थे वो कहीं ना कहीं वो लोग जो आर्थिक तौर से और तौर से जी कुलदीप, हाँ आपका कनेक्शन कट रहा है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। चलिए कुलदीप जी का जब तक नेटवर्क सही हो रहा है, हमारे बीच में बिहार से डॉक्टर मिथिलेश कुमार हैं, उनको हम सुनेंगे। उससे पहले चूंकि यूपी चल रहा था तो प्रमोद चौधरी जी हैं। प्रमोद जी, आप उत्तर प्रदेश के, चूंकि कुलदीप पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं और आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, तो यूपी तो बहुत बड़ा है, तो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामुदायिकता की क्या स्थिति बची है जी, वर्तमान स्थिति क्या है और क्या? हाँ प्रमोद जी। सभी को नमस्कार। जैसा कि अभी जो आज का विषय है सामुदायिकता, गांव समाज में सामुदायिकता क्या, क्यों और कैसे, विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर है और बहुत बड़ा है। मेरे से पूर्व जो वक्ता हैं उन्होंने इसकी सामुदायिकता के ऊपर जो अपनी परिभाषा दी है वो बहुत बेहतर तरीके से दी है, और मैंने 2-3 बिंदु उसमें देखे भी जो सभी जगह हैं। एक अभी महेश जी कह रहे थे, हरियाणा से थे शायद, कि सामुदायिकता में जो कमी का कारण है वो आत्मनिर्भरता भी है कहीं ना कहीं, और ये वास्तविकता है। क्योंकि जितने हम संसाधनों के ऊपर आत्मनिर्भर हो गए हैं तो दूसरे की आवश्यकता हम कम समझ रहे हैं। यहाँ तक कि परिवार में जो 2 भाई हैं या 4 भाई हैं, वहां पर भी बंटवारा होकर अपने अपने संसाधन अलग कर लिए, तो हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहे और सोच रहे हैं कि हम सब कुछ हैं। तो समाज में गिरावट इस स्थिति तक यहाँ आई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आत्मनिर्भर हो गए तो समुदाय जो है या समाज हमारा समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति भी वही है। जो पहले जिस तरीके का हमारा एक दूसरे के साथ में संबंध था, एक दूसरे के साथ में उठना बैठना, लेन देन, जैसे पहले भी मैं कह रहा था कि कई लोगों ने उनको कहा है कि कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें उस काम को अपना समझते हुए, शादी ब्याह हो या कोई सामूहिक कार्यक्रम हो, तो उस कार्यक्रमों को हम अपना समझते हुए जब करते थे तो वो समुदाय जो था, वो समाज जो था वो बेहतर था। लेकिन उन मूल्यों में तो कमी आई है, और हम ये भी हमें समझना चाहिए कि पिछले जो 50 साल या 70 साल पहले के जो गांव थे या समाज था वो अब हो जाएगा, वो तो संभव नहीं है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें भी हम उन संस्कारों को, उस अपने समाज को कैसे बचा पाएंगे, इसके ऊपर चिंतन करना जो चिंतनशील व्यक्ति हैं उनकी ये जरूरी भी है और उन लोगों को करना चाहिए। और जो आपके नेतृत्व में ये चिंतन शुरू हुआ है, वास्तव में इसकी आवश्यकता है, इसकी प्रासंगिकता भी है। जहां तक बात है कि इसको हम बचा कैसे सकते हैं, क्योंकि स्थिति तो वही है, वो किसी भी प्रदेश में हम चले जाएं तो कहीं कम है या कहीं ज्यादा है, उसमें गिरावट तो आई है। तो उसको हम बचा कैसे सकते हैं, कैसे समुदाय को हम संजो कर रख सकते हैं, इसका मेरी समझ में तो एक ही कारण आता है कि संवाद ज्यादा से ज्यादा हो। और संवाद के लिए कुछ छोटी छोटी एक्टिविटी, छोटे छोटे कार्यक्रम रखे जा सकते हैं। जैसे अभी कह रहे थे एक साथी पहले भी कि मॉडल के रूप में जो, या कंपटीशन इस तरीके के हो के बीच में जो हम एक दूसरे को देखें कि वो कितना अच्छा गांव है, तो हमारा गांव भी एक अच्छा हो सकता है। उस गांव से पहले भी
हम कैसे सही हो सकते हैं। तो ऐसे बीच में वो संवाद जब होगा तो मेरे ख्याल से ज्यादा उचित रहेगा। ये इसका एक अच्छा कारण मुझे संवाद ही लगता है, जितना बढ़ेगा तो उतना ज्यादा अच्छा होगा। बाकी आगे और वक्ता भी बोलेंगे तो उसके बाद में जैसे विचार होंगे तो रखें। धन्यवाद। चलिए साकेत जी। जी, सबको नमस्कार। तो आज का जो विषय है कि गांव में सामूहिकता, तो मैं भी एक छोटे से जंगल के गांव से आया हूं और मैंने देखा है कि पहले भी सामूहिकता से बहुत सारे कार्य होते थे, शादी विवाह और बहुत सारे जो सामाजिक कार्य थे वो सब भी बहुत अच्छे से होते थे। लेकिन उस समय भी कहीं ना कहीं जाति के नाम पे समाज बटा हुआ था और वो काफी हद तक बेहतर होने की संभावना थी पिछले 60-70 सालों में आजादी के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक जो वो पोलराइजेशन जिसको बोलते हैं का पॉलिटिकल अपना वोट बैंक के लिए और इलेक्शंस में मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। और अभी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पे और धर्म के नाम पे भी लोग बहुत ज्यादा बटे हुए हैं। और इस सब की कोर का कारण यही है कि कुछ ना कुछ फोर्सेस गांव में हर समाज में काम कर रही हैं जो राजनीतिक कारणों से उसको अपने तरफ खींचने का कोशिश करती हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो एक पहले गांव में भी जिस तरह से कि समाज बैठता था, पंच बैठते थे और कुछ भी दिक्कत होने से, कुछ भी समस्या होने से 5 पंचों को, जब पंच परमेश्वर को के साथ बैठकर और उन चीजों को गांव रिजॉल्व कर लेता था। और उसकी कहीं ना कहीं कमी हो गई है। पंच परमेश्वर पीठ की जो कल्पना एक की जा रही है उसके माध्यम से यह संभव है कि एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से किस तरह से उसको विकास किया जा सकता है कि उसका एजुकेशन हो, लोगों के बारे में अवेयरनेस हो, लोग इसके बारे में लिखें, पढ़ें, बात करें। और उसके साथ ही गांव में भी किस तरह से इस व्यवस्था को सुचारू किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में काम करने की जरूरत है। और अगर ऐसा कुछ पीठ जब संगठित होता है और कमीशन होता है तो उसपे मुझे लगता है कि सारे इन बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देकर इसका एक उद्देश्य क्या होना चाहिए उसका एक क्लियर कट रास्ता तैयार किया जाए और उसके अनुरूप में काम हो और लिटरेचर आगे बढ़े। एक गांव में क्या हो रहा है उसको दूसरे गांव में शेयर करने की एक व्यवस्था बने ताकि लोग आपस में एक तरह से सीख पाए। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। बहुत अच्छा। राजेश शर्मा जी। राजेश जी मुजफ्फरनगर से हैं शायद। राजेश शर्मा जी। जी सर, सभी को प्रणाम, नमस्कार सर। मुझे बड़ा अच्छा लगा जी ये जो पंच परमेश्वर पीठ का आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है और इसमें जो जगह जगह से जो प्रांतों के बड़े बड़े अनुभवी बोल रहे हैं, मैं सुन पा रहा हूँ सभी को। पूनिया जी ने जो हरियाणा से बोले हैं, बड़ा अच्छा विचार अपना समाज के हित में रखा है। जैसे कि कहा है कि क्या नाम जो है समाज के लोग जो है बारात आने से पहले जो है उनके स्वागत के लिए चारपाई की व्यवस्था करते थे और खाना बाद में खाते थे। इस तरह की जो धारणाएं मनुष्य के अंदर आती है, ये एक सामुदायिकता का बड़ा अच्छा ऑप्शन हमारे समाज में आगे आ सकता है। और आप इस तरह के जो आयोजन जो है और ये जो छोटी छोटी आप जो है कमेटी गठित करके हम लोगों तक अपनी बात साझा करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। प्रमोद चौधरी जी ने भी अपना जो सुझाव दिया है मुझे बड़ा अच्छा लगा है। सभी को मैं कोटि कोटि नमस्कार प्रणाम करता हूँ। जेपी मलिक साहब बहुत ही पुराने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत अनुभव है, नेहरू युवा केंद्र में स्टेट डायरेक्टर के रूप में रहे हैं। जेपी मलिक जी।
हाँ नमस्कार सर जी। जी मलिक साहब। सर ये बहुत ही गहरे विषय की शुरुआत आपने की, बधाई के पात्र हैं सर। ये पहले समय था कि जब हम मकान बनाते थे तो उस पे सथीर चढ़ाते थे बीच में जी। उसको चढ़ाने के लिए सर हमें 4-10 लोगों की जरूरत हर आदमी को होती थी जो भी मकान बनाता था। लेकिन सर जैसे जैसे संसाधन जुटते चले गए, वो सथीर का काम सीमेंट ने और लेंटर ने ले लिया, तो ये सामुदायिकता आपस में जो एक दूसरे पे आश्रित थे वो कम हो गया। इसी तरह से जैसे झुपड़ी हम डालते थे सर, उसको उठाने के लिए 10 लोग आते थे। वो भी बदलाव जो आया संसाधनों के साथ, तो एक तो ये कारण रहा, और दूसरा सर हर गांव में हर जाति में कम से कम एक एक आदमी, 2-2 आदमी ऐसे मौजूद आदमी होते थे जिनका सारा गांव सम्मान करता था। वो जाति नहीं देखते थे सर, उसके व्यवहार को, उसके चिंतन को, उसके काम को, और सारा गांव उसको सम्मानीय नजर से देखता था। तो ये जो एक दूसरे पे आश्रित की बात थी, और सर मान लो कहीं अमरूद पैदा है या आम है या खरबूजे हम बोते थे, तो बेचने की बात तो कम थी सर, एक दूसरे को बांटने की पड़ोस में वो ज्यादा भाव था। तो जैसे जैसे सर ये संसाधन आए, तो इस पे हमें एक बहुत बड़े चिंतन के साथ सर आगे कि कैसे गांव में वो चीजें, जहां सतीर में 10 लोगों की जरूरत थी और सीमेंट ने कम कर दी, कि कैसे अब उसको दोबारा जोड़ा जाए। तो पूनिया जी ने और महेश जी और प्रमोद जी ने ये समाज की बात की, आत्मनिर्भरता की बात की, तो इस पे सर आपके पास एक चिंतन भी है, और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं सर, जो एक्सपर्ट हैं, जो सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं, जो समाज को दिशा देते हैं, इस तरह के उन लोगों को भी जोड़ के सर इस पे अच्छी शुरुआत की जा सकती है और कर सकते हैं सर। आम सहमति से अगर हम एक जिले में एक भी पंचायत बना दें और आम सहमति में प्रयास करें कि ये भाईचारा पुनर्स्थापित हो, तो आसानी से हो सकता है सर, यही कहना है। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। मिथिलेश जी, अगर आप आ गए हो लाइन पर तो, और आपके लिए सुविधाजनक हो रहा हो तो अपनी बात रखें। डॉक्टर मिथिलेश। प्रणाम सर। हाँ नमस्कार। जहाँ तक सर गांव की स्थिति है, ये गांव की सामाजिकता, सामुदायिकता थोड़ी सी कमी है, क्योंकि पहले जो साझा चूल्हा का कॉन्सेप्ट, जो कुआं का संस्कृति और तालाब की संस्कृति थी, वो घटा है, और जिसके कारण से, और खासकर संयुक्त परिवार के विखंडन से भी और गांव से पलायन से भी सामुदायिकता घटी है। लोग मोबाइल, टीवी और एकल परिवार का चरण बढ़ने से सामुदायिकता बड़ी घटी है। लोग समझ रहे हैं कि गांव का विकास, पंचायत का विकास सिर्फ पंचायत प्रतिनिधियों की जवाबदेही है, हमारी जवाबदेही नहीं है, और जिसके कारण से समस्या ज्यादा पैदा हो रही है और बहुत से पलायन की व्यवस्था बन पा रही है। क्योंकि जो पहले होता था कि गांव के जो मानजन होते थे, हर जाति हर संवर्ग के लोग, वो अपने जात के लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ एक इंटरेक्शन उनका होता था, एक सामुदायिक पहल उनकी बनी रहती थी। किसी की बेटी की शादी में, किसी की बाकी की शादी में समाज पहल करता था, और उसकी शादी की पूरा व्यवस्था उनके जिम्मे होता था। आज उसके जगह पर आधुनिकता के दौर में हम लोग विवाह भवन और बाकी की व्यवस्था में चले गए हैं, जहाँ खाना खिलाने की व्यवस्था के लिए भी कैटर हो गए हैं, समाज के लोग नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्था जो बनी है, जिससे सामुदायिकता घट रही है। जी। क्या इसका क्या उपाय हो सकता है मिथिलेश जी? कुछ उपाय, कुछ तरीका? सर उपाय ये है कि चौपाल नुमा, ग्राम चौपाल जैसे पहले होता था बैठक, और बाकी जगह एक रविवार के दिन या किसी छुट्टी के दिन या किसी रात में एक चौपाल का कॉन्सेप्ट उनके साथ बैठा जाए। यहाँ 10-20 महिलाएं, 10-20 पुरुष का अलग पहले तो अलग अलग करना होगा, उनके साथ पहल करके उनके समाज की बात, समुदाय की बात और
राष्ट्रीय और राज्य की बात कर करके उनके बीच एक रिलेशनशिप डिजाइन करना पड़ेगा। उनको समझाना पड़ेगा कि भाई समुदाय की जवाबदेही आपके जिम्मे है। बच्चों की पढ़ाई की बात, बच्चियों की सुरक्षा और संरक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, उनके लिए कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा ग्राम चौपाल के माध्यम से, या फिर साझा चूल्हा की भाई महीने में एक दिन किसी पर्व के दिन हम लोग 100 महिलाओं के लिए खाना बनाए कि भाई आज आपकी छुट्टी है, आप यही एक साझा खाना बनेगा सबके तरफ से और सब लोग एक साथ बैठ के खाएंगे। तो इस तरह का पहल किया जा सकता है जिससे सामुदायिकता थोड़ी सी बढ़ने की संभावना रहेगी सर। बहुत बढ़िया। चलिए श्रीवास्तव जी, आप कुछ जोड़ेंगे इसमें? श्रीवास्तव जी। जी सर इसमें कुछ आप भी जोड़ेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है सर कि सभी लोगों ने बिल्कुल वही कहा, और जो मैं पहले इसके मीटिंग में सर कह रहा था ये बात कि कहीं न कहीं जो कुछ साथियों ने एक रोल मॉडल की बात उठाई है कि हम एक रोल मॉडल करें और उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करें, उसके बाद शायद उसको रिप्लिकेट करें। तो इस तरह की भी जो प्रैक्टिस बताई है और बाकी साथियों ने भी बताई है, चाहे साकेत जी ने बताई, चाहे मिश्रा सर ने बताई है, तो या जेपी मलिक साहब ने बताई है, सभी ने सर बातें वही रखी हैं। और मुझे भी लगता है कि कहीं न कहीं से एक शुरुआत करनी पड़ेगी और उसका माध्यम मुझे लगता है कि ये पंच परमेश्वर विद्यापीठ का हो सकता है। इसमें कुछ जैसे हम लोग कृषि सरकार अभियान में भी पहल कर रहे हैं कि कुछ हम जो पंचायतों के प्रति एक सशक्त बनाने को लेकर जो एक सकारात्मक सोच रखते हैं, जो उसको लीड करने की एक मंशा रखते हैं, ऐसे कुछ लोगों को यदि हम जोड़ के और कुछ एक क्षेत्रों में, अलग-अलग राज्यों में, कुछ पंचायतों में अगर हम इसको शुरुआत करें तो निश्चित है कि इसका कुछ परिणाम तो निकलेगा। जी। बहुत अच्छा। जी सर। विश्वनाथ जी, आप भी कुछ बोलेंगे इस पर? आप भी तो गांव में रह रहे हैं, जो अनुभव है आपका। सभी को सर प्रणाम। मैं सर बिल्कुल कुछ कहना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल सर, जो सभी सारी चर्चाएं सुनने के बाद मैं ये मतलब देखा हूँ गांव में सर कि जो भी लोग सारे लोग कहते हैं वो सच है। सामुदायिकता कहीं न कहीं गांव में घट रही है। उसका जो वजह है वो बेसिकली 3 फैक्टर काम कर रहा है। एक तो आर्थिक, दूसरा राजनीतिक और तीसरा सर जो है फैक्टर टेक्नोलॉजी, जो कि सारे लोगों ने सारी चीजों को कवर कर दिया है। इसमें यही तीनों फैक्टर काम करते हैं। जैसे सभी लोगों ने बताया कि शादी विवाह होती थी, उसमें पहले लोग मिलजुल के करते थे, अब कैटरिंग व्यवस्था हो गई है। ये सारी चीजें बाकी बहुत सारे लोग मिलजुल के काम करते थे, तो अब वो गांव में नहीं होता है क्योंकि कुछ लोगों के पास पैसे हो गए हैं, विचारों में अंतर आ गए हैं। तो इन सारी चीजों से सर सामुदायिकता काफी न काफी हर गांव में जो है सामुदायिकता और नैतिकता कम हुई है। और इसका जो उपाय है सर, हमें जो है 18 से 40 के बीच में जो यूथ लोग हैं उनको टारगेट करना होगा, क्योंकि जो एजेड हैं, जो जिनके पास अनुभव है, वो तो सामाजिक रूप से कहीं न कहीं गांव से जुड़े हुए हैं और वो सामुदायिकता को समझते हैं। लेकिन जो यूथ है, जो नए पीढ़ी के लोग हैं, वो या तो टेक्नोलॉजी से कह लीजिए, या तो राजनीति से कह लीजिए, या फिर आर्थिक कह लीजिए, उनके विचारों में अंतर आ गया है। तो इसके लिए हमें उनको गोष्ठी से, जैसे पंच परमेश्वर विद्यापीठ के जो है, इसी तरह से उनको जोड़ने का, उनको ये चीजों जो सिखाने से इसका ये लाभ हो सकता है सर। धन्यवाद सर। चलिए बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से काफी अच्छी चर्चा रही, लगभग 1.5 घंटे के आसपास हो रहा है सर जी। कुछ देर। हाँ पुण्य जी, अभी सबको एक बार फिर मौका है अपनी बात रखने का। एक सक्सेस स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। जी जरूर पुण्य जी। मेरी बेटी पंचकुला में रहती है जी, सोसाइटी में। वहाँ सोसाइटी में से एक, आप जैसे एक सीनियर व्यक्ति ने एक सुझाव दिया कि भी दिवाली के ऊपर हम मिठाई लाते हैं बच्चों के लिए, और वो बाजार की मिठाई होती है, पता नहीं कैसी होती है। तो उन्होंने क्या किया कि सभी घरों से ये डिमांड कलेक्ट कर ली भी आपको कौन सी मिठाई चाहिए और कितनी चाहिए। और सारे लोगों ने मिलकर जो डिमांड आई तो एक हलवाई बुलाया
और सोसाइटी में अपनी मिठाई बना के सबके घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जो खर्चा आया था वो सब में बराबर बांट लिया। और अब एक वहाँ परंपरा बन गई है कि कोई भी त्योहार होता है तो उसको वो संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से आयोजित करते हैं, सब इकट्ठा मिलाते हैं। जैसे एक साथी ने साझा चूल्हा की बात कही थी कि वो एक दिन हम इकट्ठा भोज करें, तो वहां वो त्योहार के ऊपर इकट्ठा भोज करते हैं, इससे एक आत्मीयता का जुड़ाव होता है। तो हम गांव में, गांव का नहीं हो तो कम से कम एक परिवार की जो यूनिट है, जिसको कुणबा कहते हैं, थोक कहते हैं, या कोई, तो उसमें ये इस तरह की पहल अगर की जाए कि किसी त्योहार को हम संयुक्त रूप से मनाना शुरू कर दें, हम इकट्ठा मनाएं, तो मेरे विचार में परिवारों का जुड़ाव इस आयोजन से, इस तरह के आयोजन से बढ़ सकता है जुड़ाव। बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा। जी जी मुझे और साथी जो अपना, जो इसके पहले बोल चुके थे, मिश्रा जी या महेश जी या प्रमोद जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ नए विचार आए और लोगों को सुनकर, तो अपनी बात रख सकते हैं। राणा जी बोलिए प्रकाश। 2-3 अनुभव मैं शेयर करना चाह रहा था, मुझे एकाएक याद आया, सब लोग बीती हुई बात बताने लगे। तो जैसे मैं विभिन्न संगठनों के साथ जुड़ के काम किया हूँ, तो मैं महसूस किया कि इन जिस तरह से हम लोग अभी विचार और मंथन कर रहे हैं, बहुत सारे धार्मिक संगठन हैं, वो भी इन चीजों पे काम कर रहे हैं। हम आर्ट ऑफ लिविंग की ही बात करें, एज ए टीचर होने के नाते उसमें मुझे सीखने को मिला, समझने को मिला कि जब हम लोग मिलते हैं वहाँ, जो भी लोग बैच बनता है, जो भी शिक्षक बनने आते हैं, तो उनके अंदर मतलब इस तरीके से वहाँ शुरुआत ही की जाती है कि सारे गले मिलते हैं और सबके सब गले मिलते हैं। अब तो उस समय तो कोविड का इतना प्रभाव नहीं था, तो वहाँ जो प्रेम और आत्मबोध होता था और उस मिट्टी के साथ जो लगाव होता था, वो एक मेमोरी में आ जाता था और वो कंटिन्यू बना रहता था। इसी तरह से हमने देखा, आरएसएस जो है अपना देश का बड़ा संगठन है, विश्व का बड़ा संगठन माना जाता है, उसमें भी हमने ये महसूस किया या देखा है कई जगहों पे कि वहाँ कुछ फीलिंग आया, गैप आया, छुआछूत वाली भावनाएं हुई, तो वहाँ के लोगों ने तुरंत उसको वॉच किया और तुरंत ऐसी परंपरा चलाई कि सारे घर के लोग अपना अपना भोजन बना हुआ जो भी है, चूड़ा है, तिलकुट है, गुड़ है, या फिर सेवई है, ऐसा कुछ लाते हैं और वो एक जगह लाते हैं और एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। तो वो एक परंपरा वहां विकसित हो जाती है कि कोई भी धर्म जाति के हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि वो एक बैनर तले आ गए हैं, उस शाखा में आ गए हैं, तो सारे एक हैं। और ये इसी तरह से हमने रालेगंज सिद्धि की बात करें यदि, तो वहां भी हमने पढ़ा है MAID में कि एक उनके आंदोलन में मैंने जुड़ा था, जब वो लोकपाल वाली एक्ट बनने की चल रही थी और पूरे अनशन पे था, तो मैंने चतरा से लीड किया था उस आंदोलन को। वो महसूस किया कि रालेगंज सिंधी में जब वहां भी भेदभाव था, छुआछूत थी, वहां भी ऊंच नीच के थे, लेकिन जब उन्होंने प्रीति भोज का आयोजन किया और धीरे धीरे पहले तो कुछ लोग खाए, कुछ लोग नहीं खाए, कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, टिक्का टिप्पणी हुआ, लेकिन जब वो कंटिन्यू बने रहे उस विषय पे, तो सारे लोग एक हो गए और सारे लोग एक प्लेटफॉर्म हुए और वे आज पूरे रोल मॉडल के रूप में वो गांव पूरे दुनिया में जाना जाता है। तो एक प्रीति भोज की जो ये परंपरा रही है लोगों के बीच में, वो भी एक बड़ा फैक्टर है जो हम लोग को सीख देता है कि हम सामुदायिक मुद्दों को ऐसे करके आज के आधुनिक युग में भी युवा पीढ़ी को ले सकते हैं और एक दूसरे के बीच में जो अस्तित्व की भावना है उसको विकसित कर सकते हैं। हो सकता है कि ग्राम परिदृश्य में न हो के वो थोड़ा उसका समुदाय विशिष्ट हो जाता है, आज ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सांगठनिक ढांचे हो जाते हैं, गांव लेवल पे इस तरह की हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, कर पाते हैं। तो मुझे लगा कि वो वहां हम लोग कर सकते हैं। बाबा रामदेव जी की भी बात करें तो वो भी गांव के किसानों के लिए अलग विंग बनाए, संगठन बनाए, वहां भी गांव के स्वावलंबन को लेकर, रोजगार को लेकर उन्होंने भी बड़ा एक प्रयास किया था और काफी जगह पे उन्होंने काम भी किया। जीरो बजट पे कृषि कराने की बात कही उन्होंने, योग व्यायाम के माध्यम से काफी लोगों के स्वास्थ्य की बात कही, और उनमें जिनको एक नीड, जैसे भी हम लोग बात कर रहे थे कि नीड अब नहीं रहा,
तो नीड हमको बनाना होगा। जैसे बाबा रामदेव जी ने कोका कोला का विरोध किया और करेले का जूस हम लोग नहीं पीते थे, लौकी का जूस नहीं पीते थे, लेकिन उनके गुणों को उन्होंने जब बताया तो लोग उसको उस ओर आकर्षित हुए और वो आज काफी पॉपुलर हो गया। अब सब लोग अपना करेला का जूस घर में बना के पीते हैं। तो ऐसी बातें करनी होगी। नीड हमको समुदाय में, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर या गरीबी को लेकर, या जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे दलित नहीं हम कह सकते, लेकिन पिछड़े इलाके जो हैं या जो जंगली इलाके हैं, उनमें कुछ शैक्षणिक गतिविधियों से, सांस्कृतिक गतिविधियों से, बाल शिक्षा, संस्कार शिक्षा केंद्र चलाकर हम विद्यापीठ से उसको जोड़ सकते हैं और एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कहीं ना कहीं मतलब इस पर एक बार चिंतन मंथन करना होगा, और जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, ये एक कड़ी उस पर जुड़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन सारे बिंदुओं का निकलकर एक प्रारूप तैयार हो सकता है और हम लोग आगे उस विद्यापीठ के माध्यम से भी बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग जैसे थोड़ा सा देखें, गायत्री परिवार से भी है, उनकी एक पत्रिका निकलती है और वो लगातार स्कूल और कॉलेज में जाता रहा और वहां एक दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोग भी उसको बहुत उस पत्रिका को पढ़ते रहे। वो बिल्कुल तार्किक था और बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से वो पत्रिका जारी होती थी और वो उसमें भी लोगों को, कम्युनिटी को आपस में जोड़ने का काम किया है। दूसरे धर्म और जाति को भी एक भारतीयता का बोध कराया है उन्होंने, भारतीय संस्कृति का बोध कराया है। तो इस तरीके से मुझे जो लगा कि ये सारे अनुभव जो हैं, इस तरीके के नए अनुभव उभर के आएंगे हम लोग के बीच में चर्चा में, और विद्यापीठ एक बड़ा बढ़िया काम कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और कोई साथी इसमें कुछ जोड़ना चाहता है? और कोई साथी? हाँ सर, प्रकाश जी बोल रहे थे तो मुझे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो हमने देखा है गांवों में, खास करके आदिवासी समाज में, वहाँ एक धुनकुड़िया का प्रचलन था। मतलब क्या क्या प्रचलन? धुनकुड़िया करके एक बोल दीजिए उसको, या फिर एक बोल दीजिए। हर आदिवासी समाज में धुनकुड़िया का एक प्रचलन था। शादी विवाहों के लिए भी वो घर यूज होता था और लोग लगातार रोज बैठा करते थे वहां पर, कुछ ना कुछ वहां आयोजन होता था। तो जो पिछले 30 साल में मैं देख रहा हूँ कि मेरे आसपास के 272 गांव जो है, मेरे घर के आसपास के गांव के, उन सब में धुनकुड़िया बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। मिट्टी का घर होता था और वो प्रतीक है कहीं ना कहीं कि किस तरह सामूहिकता जो थी। एक चीज विशेष ध्यान देने का यहाँ पर जरूरत है सर, कि जो आदिवासी समाज में यहाँ पर कोई मेल जैसा सिस्टम होता नहीं था और इसमें तो इसमें ये कहीं ना कहीं जो धुनकुड़िया का रोल था कि सब लोग बैठ जाते थे, हर मुद्दा हुआ, मांगर सिखाना हुआ, नाच सिखाना हुआ, या जो उनकी अपनी वेशभूषा है उसको बनाने का, सब कुछ उसी एक सेंटर में होता था। और उसके कुछ गुणों को हम लोगों को अडॉप्ट करने की, अगर एक मॉडल बनाने की जरूरत है तो वो उसमें जरूरी है। इस पॉइंट अचानक से याद आ गया तो मैंने सोचा मेंशन करूं। बहुत अच्छा। और कोई साथी कुछ इसमें? हेलो। जैसे सर, हाँ कुलदीप बोलिए। सभी को प्रणाम सर। हाँ बोलिए। सर जो मैं कहना चाहता था, लगभग वो बातें यहाँ हो चुकी हैं। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि लंबे समय से जो परंपराएं चली आ रही हैं, कभी कभी उन परंपराओं में जो अपने फायदे की चीजें घोल के, मतलब एक आम आदमी को जो नुकसान हो जाता है, कुछ ही लोग उसको मतलब अपने फायदे के लिए यूज कर लेते हैं और ये एक चलन जैसा बन जाता है। जैसे कि सर एक चीज बहुत ज्यादा प्रचलित है कि अगर हम सक्षम हैं तो सभी ध्यान देंगे, अगर अपने बारे में सोचते हैं, अगर हम तगड़े हैं तो सभी ध्यान देंगे, अपने बारे में सोचो, अपनी बनी रहेगी तो सभी लोग साथ देंगे, और वरना अपनी बिगड़ जाएगी तो कुछ नहीं होता। इसका कहीं ना कहीं जो इसका जो मतलब सर इसका जो एक बड़े पैमाने पे सर दोहन हो गया है कि लोग खुद पे केंद्रित करके, खुद पे इतना केंद्रित हो गए हैं कि
बगल वाले को जो नुकसान पहुंच रहा है वो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी वजह हो रही है लोगों के बीच में दूरियां पैदा होने की। ये चीज भी एक, अगर इस पर भी ध्यान दे के अगर इस चीज को हम लोग थोड़ा सा और मैनेज करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आ सकता है सर। और खास तौर से जो अभी इसके पहले जो सर मैं अब हेलो हाँ सुनाई पड़ रहा है कुलदीप, आप हाँ बोलो। सर, इसके पहले जो लोग अपने विचार दिए हैं बहुत ही सराहनीय है। और खास तौर से मैं नाम बता रहा हूँ सर, नाम क्या था, खास तौर से सर साकेत कुमार जी, जो विनोद मिश्रा जी सर, तो उनका जो मतलब कि जो कथन यहाँ पे था, जो उन्होंने यहाँ विचार व्यक्त किया है, एकदम सेम टू सेम वही चीजें मैं यहाँ बोलना चाह रहा था। और भी बहुत सारे साथी जो हैं बहुत अच्छा उन्होंने मतलब कि यहाँ पे विचार दिए हैं सर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छा। और कोई साथी कुछ कहना चाहता है? राजेश, हाँ राजेश जी बोलिए। सर जी, एक बात और मेरी इससे समझ में आई है कि जैसे कि क्या नाम, इससे लघु उद्योग का भी जो है कार्य जो है छोटे छोटे, जैसे कुम्हार बर्तन कुल्हड़ सुराही आदि बनाते थे, उसका प्रचलन जारी हो जाएगा। इससे सर जो है बहुत लाभ जो है समाज में पहुंचेगा। और जो कोरोना काल चल रहा है इसमें सर जो है जैसे बारात आती थी या सामाजिक संगठन के आदमी इकट्ठे होते थे, उससे करवों से पानी पिलाते थे, करवों से हाथ पिलाते थे, एक दो आदमी साइड में खड़ा होकर के। तो इससे जो सैनिटाइजर का प्रयोग चल रहा है, इससे जो है बिना सैनिटाइजर के भी जो है आदमी जो है इससे जो है जागरूक हो सकता है कि क्या नाम जो है कि हाथ धोकर के भोजन करें। तो इस तरह के सुझाव जो है मेरे हैं कि इससे जो है जैसे पत्तल बनाते थे, पत्तल पे भोजन करते थे, इससे सामुदायिक सामंजस्य बना रहेगा। मेरा ये और विचार थोड़ा सा आया जी माइंड में, मैं आपसे शेयर किया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नमस्कार राजेश जी। मेरे ख्याल से अब इसको समापन की ओर ले चला जाए। या कुछ साथी और कुछ कहना चाहते हैं? मिश्रा जी कुछ कहना है? जी मिश्रा जी। मैं एक इसमें ऐड करना चाहूंगा सर जी। कि ये जो कम्युनिटी लेवल पर जो हम इसको सांस्कृतिक तौर पर एक करना जो चाहते हैं, इसके लिए एक अगर एक मॉड्यूल बना के स्कूल या कॉलेज स्तर पर हम जो भी साथी हैं जितना हो सके अगर एक सेशन अगर ले सकते हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा शायद। बहुत अच्छा सर, मैं एक चीज इसमें ये जोड़ना चाहूंगा, जैसे भारतीय जो मैंने महसूस किया है, जो मेरे अगेन उसी टॉपिक पे जाता है कि हमें नीड की तलाश है कि जिस तरीके से हम उसको एक मोटिवेशनल फोर्स ऐड करके वापस लोगों को कम्युनिटी की तरफ लेके जाएं, जिससे उस कम्युनिटी का फायदा हो। तो मैंने देखा है कि हमारे इंडिया में काफी चीजों की होड़ हुई है और पश्चिमी देशों का भी ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव रहा है। पहले कमाने के साधन लिमिटेड थे तो उतना ही सब में कंपैरेटिव ही बोध होता था, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा अनइक्वल है। कोई एक ज्यादा सिर्फ कृषि से कमा रहा है तो उसका धन कम रह जाता है, हर कोई नए नए मॉड्यूल तलाश लेते हैं तो उससे धन का काफी अंतर आ गया है एक दूसरे के अंदर। और आर्थिक जो होड़ भी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जो पहले कथन होता था कि पहला सुख निरोगी का है ना, वो और दूजा धनमाया, वो धनमाया वाला अब प्राइमरी सा हो गया है। जबकि पश्चिमी देशों में स्वास्थ्य की तरफ काफी लोगों का रुझान भी रहता है कि क्लीनिनेस होनी चाहिए, साफ होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। और स्वास्थ्य के लिए जो चीजें हैं वो जैसे चाहे वो खाने पीने की खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता लगा लो या फिर कोई भी चीज जिसको लेके स्वास्थ्य प्रभावित हो, उन चीजों में काफी अवेयरनेस है वहां पे। लेकिन हमारे इंडिया में लोग स्वास्थ्य के प्रति लगातार पतन होता जा रहा है और इसकी तरफ एक मोटिवेशनल फोर्स नहीं बन पा रहा है। मतलब जिस चीज का जब चलन बनने लगता है तो लोग उस तरफ आकर्षित होते हैं। तो हमें इस चीज को कम्युनिटी में इसको भी एज ए रोल मॉडल दिखाना पड़ेगा कि उस गांव में देखो इतने मतलब फिट लोग हैं, या वो ये लोग हैं, उस कम्युनिटी के लोग ज्यादातर फिट रहते हैं, वो ये करते हैं, योगा करते हैं या वो करते हैं।
और इससे खाद्य पदार्थों को लेके भी अवेयरनेस आएगी। जो पेस्टिसाइड्स और वो सब इन चीजों को लेके जो चलन बढ़ गया है, हमें एक मोटिवेशनल फोर्स कम्युनिटी के लिए लाना पड़ेगा कि एक बार आकर्षित दोबारा से हो गया आदमी इधर की तरफ, तो उससे फायदा होगा पूरी कम्युनिटी को स्वास्थ्य की तरफ। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। में बहुत बढ़िया चर्चा रही, और इस पूरी चर्चा में जो सबसे बढ़िया बात रही कि सबने अपने अनुभव और विशेष करके जमीनी स्तर के जो अनुभव हैं और अपने आसपास का अनुभव जो उन्होंने खुद भोगा है, खुद देखा है प्रत्यक्ष रूप से, उस अनुभवों को शेयर किया है, उस अनुभवों को आपस में बांटा है। पूनिया जी ने बहुत अच्छा, मतलब पूरे जो वो पारिवारिक रिश्ते थे और उसका कैसे निर्वहन होता था, और विशेष करके जो सीमित साधन थे उन सीमित साधनों को बांट करके कैसे गांव में किया जाता था। लेकिन आज की तारीख में जो बिखराव हुआ है उसको याद करते हुए स्वाभाविक था, जब हम अतीत की समृद्धशाली परंपरा की और व्यवस्था की बात करते हैं तो उसका एक पक्ष ऑटोमेटिक आ जाता है कि वर्तमान में वो चीजें कमजोर हुई हैं, तभी हम अतीत को याद करते हैं। अगर वर्तमान में भी वो चीज ऐसी ही होती तो शायद अतीत के उस काम को आज के संदर्भ, इस विषय के संदर्भ में नहीं याद किया जाता। तो स्वाभाविक है जब उसको याद किया गया है तो ये मानकर चला जाए कि वर्तमान में उसकी स्थिति कमजोर हुई है और उसकी जरूरत ज्यादा महसूस की जा रही है। तो उस अर्थ में ये हुआ, और उन्होंने भी इस पे कहा कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो संवाद की है, और उन्होंने एक उदाहरण अपने वहां से दिया, जो अपनी बेटी जहां उनकी रहती है, कि कैसे दिवाली के समय हर परिवार से उनकी मिठाई की आवश्यकता का आकलन किया गया, पूछा गया, और फिर वहीं पर एक हलवाई बुला करके मोहल्ले में, वहीं गली में ही या उस पर पूरे जो पूरा का पूरा एक बसाहट बनती थी, उस बसाहट में ही वो बनवाया गया और हर घर को दिया गया और हर घर ने उसको पे किया। तो उससे जो बना, और उससे क्या परंपरा शुरू हुई कि अब तीज त्योहार और ऐसे अवसरों पर और कभी कभी विशेष अवसर भी तैयार कर लिए जाते हैं और इस तरह के सामूहिक आयोजन होने लगे हैं। तो उससे एक जो सामुदायिक भावना या परस्पर प्रेम भाव है वो विकसित हुआ है। तो ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया है कि कैसे बदली हुई परिस्थितियों में नए तरीके से, नए रूप में हम नए उपक्रम को तैयार कर सकते हैं। तो ये आया। प्रद्युम्न मिश्रा जी ने, जिस पर उन्होंने सांस्कृतिक पक्ष को काफी फोकस किया, और दूसरी उन्होंने जो एक चीज कही, क्योंकि सबने वो परिस्थितियां भी बताई और सबने कोई नहीं कोई तरीके भी बताए, और उन्होंने तो आगे एक कदम बढ़ के बताया कि हम अगर स्कूल के लेवल पर इसका एक मॉड्यूल बना करके इन विषयों को और बच्चों के बीच में ले जाएं तो शायद ज्यादा सार्थक प्रयास हो सकता है, ज्यादा अच्छी बात हो सकती है। प्रकाश राणा जी ने काफी कुछ उसके बारे में कहा, और विशेष करके उन्होंने जो अंत में फोकस किया कि जो कानूनी न्यायिक प्रक्रिया है उससे लोगों का विश्वास उठ रहा है, और जिस वो आदिवासी समाज की बातचीत कर रहे हैं वहां तो अभी भी परंपरागत जो न्याय व्यवस्था है वो ज्यादा सुदृढ़ है और ज्यादा स्वीकार है। स्वाभाविक है जो गैर आदिवासी क्षेत्र है वहां पर कानूनी न्याय व्यवस्था बढ़िया, और हम सबके संज्ञान में है कि आज की तारीख में, कल भी आज के अखबारों में भी है, प्रधानमंत्री का भी आया है और इसके पहले राष्ट्रपति का था, चीफ जस्टिस का था। सबने जो इस समय न्यायिक प्रक्रिया को लेकर पूरे देश में एक नया मंथन शुरू हुआ है, और चीफ जस्टिस ने तो बहुत साफ कहा था कि हमें भारत की जो पारंपरिक न्याय व्यवस्थाएं हैं उस पर अब दृष्टि डालनी चाहिए। वही एक रास्ता है जो त्वरित न्याय का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। और उन्होंने खुद बताया था कि 4.5 करोड़ मुकदमे लंबित है, और अगर जो वर्तमान स्ट्रक्चर है इसके द्वारा अगर इनका निपटारा और मुकदमे इसमें न जोड़े जाएं, लंबित मुकदमे, तो इसको भी 100 साल लगेंगे। तो ये स्थिति है न्याय की, और इस न्याय को उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से
न्याय व्यवस्था जो है गांव के सामुदायिकता में, गांव के भाईचारे में, प्यार मोहब्बत में बहुत मायने रखती है। इसलिए हम गांव की जो अपनी न्याय परंपरा है, वो चाहे न्याय पंचायत की हो, ग्राम कचहरी की हो, या जिस भी रूप में अदालत पंचायत की हो, जिस भी रूप में हो, वो भी हमारे लिए एक बार पुनर्विचार की आवश्यकता है। महेश जी ने तो बहुत बढ़िया बात कही और उसको उन्होंने बहुत तार्किक तरीके से कहा कि जिसकी आवश्यकता होती है आविष्कार की, वो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी बन जाती है। और वो आवश्यकता जो है वो महत्वपूर्ण होती है, तभी लोगों की उसकी प्यास जगती है और लोगों का उधर झुकाव बढ़ता है। उन्होंने बहुत उदाहरण दिया कि बहुत अच्छा, उन्होंने ये कहा कि हम समुदाय की नीड को, समुदाय की सामुदायिक भावना जो है या सामुदायिक परिस्थितियां, सामुदायिक पूरा व्यवहार कैसे गांव समाज की नीड का रूप ले सके, इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। और ये देखना है कि वर्तमान समाज की जो नीड है वो नीड एक समुदाय आधारित कैसे हो सकती है, उसका समुदाय आधारित स्वरूप कैसे बन सकता है। अगर इस दिशा में कुछ नया निकल करके आए तो शायद हम एक सामुदायिक भावना की, जिसको कहते हैं प्रासंगिकता, इस काल की जो प्रासंगिकता है वो ज्यादा सिद्ध हो सकती है और ये चीज ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ सकती है। बहुत अच्छा मतलब उन्होंने रखा। रोड मॉडल की भी बात आई, सेंस ऑफ प्राइड की बात आई उनके द्वारा, तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें हैं जो आगे ले जा सकती हैं। कुलदीप चौधरी ने बहुत बढ़िया बात कही थी। उन्होंने कहा कि ये जो परंपरा है और जो चीजें हैं, पिछले सत्र में हम लोगों ने परंपरा, संस्कृति, परंपरा और रूढ़ियों पर बड़ी लंबी चर्चा की थी और पिछले सत्रों में, और ये देखा था कि संस्कृति से परंपराएं बनती हैं और परंपरा कभी भी रूढ़ नहीं होती बल्कि वो गतिशील होती है। जो रूढ़ता आती है वो रीति रिवाजों में आती है। तो यह कुलदीप जी जिस तरफ इशारा कर रहे थे, वास्तव में वो परंपरा का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है, जो रीति रिवाजों में सिमट जाता है, जिसमें जड़ता आ जाती है, वो जड़ता जो है वो बहुत पूरे समाज को दूषित करती है और उससे सामुदायिकता पर और इस पर बहुत नुकसान पहुंचता है। और ये जो व्यक्ति केंद्रित चीजें होती जा रही हैं वो कैसे एक समाज केंद्रित हो जाए, समुदाय केंद्रित हो जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रमोद चौधरी जी का बड़ा सीधा सीधा सबके साथ जोड़कर सुझाव था कि हमें संवाद को बढ़ाना चाहिए, कि जितना संवाद बढ़ेगा, और इस संवाद के लिए छोटे छोटे प्रयासों की शुरुआत करनी चाहिए। इसीलिए बार बार हम लोग वार्ड सभाओं की बात कर रहे हैं, वार्ड के जो 10-15 घरों का बैठकर आपस में चर्चा की बात की जा रही है। तो लगभग प्रकारांतर से चीजें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम लोग धीरे धीरे उसी ओर बढ़ रहे हैं और है। मिथिलेश जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, जो साझे चूल्हे का संदर्भ देते हुए कहा कि अभी भी अगर ये किया जाए कि सामूहिक भोज के रूप में जो एक परंपरा रही है कि कुछ भी होता था तो सामूहिक भोज किया जाता था, अब वो सामूहिक भोज अब भी होता है, लेकिन वो सामूहिक भोज जो होता है वो समुदाय की ताकत को बढ़ाने की बजाय वो प्रदर्शन का विषय ज्यादा बन गया है। या तो नकारा जा रहा है पूरी तरह से, या फिर वो प्रदर्शन और प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। व्यक्ति के लिए प्रदर्शन और प्रतिष्ठा का विषय वो समाज को कितना समृद्ध कर रहा है, ये दोयम दर्जे का हो गया है। उनका कहना, साझे चूल्हे की परंपरा को ही हम सामूहिक भोज के रूप में कैसे विकसित कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ कहे तो शायद हम सामुदायिकता के बढ़ाने में कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। बाकी सभी ने, साकेत जी ने, मलिक जी ने, विश्वनाथ जी ने, सबने कहा, और विश्वनाथ का तो वह कहना था भी 18 से 40 वर्ष का जो युवा है उस पर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि खतरे तो लगते हैं कि ये पीढ़ी जो 40 से ऊपर की पीढ़ी है, इसके जाने के बाद सामुदायिकता के विषय को लेकर चर्चा कितनी रह जाएगी, कितनी होगी, उसको समझने की कितनी होगी, क्या होगा, ये एक सवाल आएगा। इसलिए अभी से अगर उस तरफ ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा।
जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग हो या गायत्री परिवार हो, इनकी भी कोशिशें उसी तरह की हैं। और निश्चित रूप से आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री परिवार या बाबा रामदेव, ये जितने भी हैं, इनके हर एक प्रयास में लोगों के अंदर सद्भावना, प्यार और मेल मिलाप, इसकी तो पूरी तरह से प्रोत्साहित किया ही जाता है। तो निश्चित रूप से सामुदायिकता के विकास में जब हम देखेंगे कि उसमें बहुत सही है, एक केंद्र बिंदु होता है, और वो केंद्र बिंदु हमेशा इस देश में लोगों के जुड़ाव का धर्म रहा है। और मैंने पहले दिन भी कहा था कि धर्म का मतलब संप्रदाय नहीं है, पूजा पद्धति नहीं है। धर्म जीवन मूल्य है, जीवन कैसे जिया जाएगा, धर्म उसकी दृष्टि है। और वो जो दृष्टि है, जो अध्यात्म है, अध्यात्म उसका मूल्य है, और अध्यात्म का धर्म जो है उसका व्यवहार है। लेकिन वो बिल्कुल दर्शन के रूप में है और वो मूल्यों के रूप में है। तो उस अर्थ में हमारे यहाँ धर्म जो था उस रूप में लिया जाता था। और जब वो आ जाता है तो आर्ट ऑफ लिविंग जैसे है, जो उसमें कोई संप्रदाय नहीं है, उसमें तो सभी जाति, सभी वर्ग के लोग वहाँ हम लोगों ने देखा है करोड़ों की संख्या में, और कैसे वहाँ पर सिर्फ प्यार की, सद्भावना की, आपस के विश्वास की, बिलोंगिंगनेस की, इसी की बात की जाती है। तो निश्चित रूप से ऐसे जो अभियान वो चल रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, लेकिन वो सब बस यही है कि ज्यादातर शहर केंद्रित है, शहरी लोगों में, संपन्न लोगों के बीच में ज्यादा है। कैसे वो गांव के जीवन में ज्यादा वो बन सके, क्योंकि शायद अभी वो गांव की नीड भी नहीं है, क्योंकि जो बचा है अभी गांव उसी में संतुष्ट है, लेकिन वो खत्म होगा। लेकिन ऐसी चीजें गांव के अनुरूप और गांव के परिवेश में लौटे, गांव के अपने पन के साथ वो लौट सके, तो शायद गांव में ज्यादा स्वीकार हो सकता है। इसलिए उस दिशा में उस पर सोचने की आवश्यकता है। साकेत ने कई जो आदिवासी परंपराएं थी, गुड़िया का प्रचलन और इस तरह, लेकिन उनका कहना है कि ऐसे प्रचलन लगातार ध्वस्त होते जा रहे हैं, और अभी तो उनके अवशेष भी ढूंढने से मुश्किल हो रही है। तो निश्चित रूप से नई परंपराएं, नए तरह की चीजें गढ़ने पड़ेंगे। पुराने कितने जीवित हो सकेंगे, लेकिन एक चीज का और जो बार बार कहा जाता है कि हर चीज में दो चीजें होती हैं, कि उसका स्ट्रक्चर होता है, एक उसका ढांचा होता है, और एक उसके अंदर की गुणात्मकता होती है, गुण होता है। तो ये जो वैल्यू होते हैं, मूल्य होते हैं, ये मूल्य शाश्वत होते हैं, उसके ढांचे बदलते रहते हैं समय के हिसाब से। जैसे उदाहरण में बार बार देता रहता हूँ कि कलम उसका सबसे बेहतर उदाहरण है, कि कलम का जो मूल्य है अर्थात लेखन, वो शाश्वत रहा है, उसके रूप बदलते रहे हैं हर काल में। ठीक उसी तरह ये जो जो ढांचे हमने बनाए थे, जो स्वरूप गढ़े गए थे समाज में, अपने समय में अपने युग के हिसाब से वो जीवंत थे, प्रगतिशील थे, उनमें जीवंतता थी। लेकिन समय के हिसाब से वो रूढ़ हुए हैं, उनकी जीवंतता खत्म हुई है। इसलिए बदले हुए समय में उस मूल्य को नए स्वरूप की आवश्यकता है। हम लोग कैसे उन नए स्वरूपों की सारे लोग पहचान कर सकते हैं? बहुत सारे उदाहरण समाज में हैं, पहले से हैं, उन पर नजर डालनी पड़ेगी, और डालते डालते उन्हीं में से कुछ नई चीजें निकल करके बाहर आ जाएगी। तो आगे हम इन्हीं सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। अगला सत्र जो होगा इन्हीं मुद्दों पर होगा, लेकिन उससे पहले अगले सत्र को हम लोग शुरू करें एक बार जरूर, चूंकि आज की उपस्थिति को देखते हुए और कई प्रमुख साथी जो हमेशा उपस्थित रहे और जिनका बड़ा योगदान होता था, आज उनमें से कई साथी भी नहीं हैं। तो लेकिन जो साथी यहाँ हैं, कुछ नए साथी आए, हरियाणा से एक अच्छी है, और मैं पूनिया जी से, महेश जी से, मिश्रा जी से, इन सभी लोगों से बराबर कहूंगा अगले हर सत्रों में जुड़े। लेकिन एक बार जरूर एक कॉमन सहमति बन जाए कि क्या ये संडे का 4 बजे का दिन ही उपयुक्त है, या इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता है सुविधा की दृष्टि से। तो इस पर भी हम लोग विचार करेंगे, और एक खुला आमंत्रण सुझाव का दिया जाएगा सबको, और सारे लोग फिर उस पर जैसे करेंगे उसको करके फिर अगली मीटिंग हम लोग तय करेंगे। एक हफ्ते, अगले हफ्ते की मीटिंग अगले 1-2 दिन में तय हो जाएगी, उसकी सूचना आप सबको मिल जाएगी। तो बहुत बहुत 2 घंटे हो रहे हैं लगभग, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। आज की चर्चा बहुत सार्थक रही, बहुत अच्छी चर्चा रही,
सभी को एक बार फिर से नमस्कार और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।